अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर्क लेंथ एंड वॉल्यूम एलिमेंट्स इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले आर्क लेंथ क्या होती है? आर्क लेंथ इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग अ सेक्शन ऑफ अ कर्व। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई कर्व है तो उसके एक पॉइंट से लेके उसके दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये कंप्यूट जो हम करते हैं इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। तो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जितना डिस्टेंस है वो आर्क लेंथ कहलाता है। तो अगर हम डिटर्मिनिंग द आर्क लेंथ ऑफ एन इरेगुलर आर्क सेगमेंट इज आल्सो कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ अ कर्व। तो हम इसको रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। अगर हमारे पास इरेगुलर कर्व है तो उसकी अगर हम आर्क लेंथ फाइंड करें तो उसको रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। तो अगर हम R2 में बात करें तो R2 में अगर कोई फंक्शन डिफाइन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल, अगर ये y इक्वल एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन डिफाइन है इस कर्व के ऊपर, तो अगर हमने इसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो वो किस तरह हम कंप्यूट करते हैं? इंटीग्रल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस डेरिवेटिव स्क्वायर और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके यहाँ पे पुट करें और स्क्वायर रूट लेने के बाद इंटीग्रेशन करें फ्रॉम ए टू बी, तो हम उसकी आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर्क लेंथ और वॉल्यूम एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो वो हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे। तो इसके लिए अगर हम लेट करें कि r इज़ अ फंक्शन ऑफ u1 u2 u3 गिवन इन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वैसे आर वेक्टर जो हम डिफाइन करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। तो हमने इस वेक्टर को उसमें रिप्रेजेंट किया है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे u1 u2 u3 जो हैं ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल फाइंड करें इस वेक्टर का, तो डिफरेंशियल इसका क्या होगा? पार्शल आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u1 फिर du1 प्लस फिर पार्शल आर वेक्टर का u के लिहाज से डेरिवेटिव और फिर du2 और जब प्लस पार्शल आर बाय यू पार्शल u3 और du3। तो पिछले लेक्चर में जब हमने यूनिट वेक्टर कंप्यूट किए थे तो हमने कहा था कि ये जो पार्शल आर वेक्टर बाय पार्शल u1 है ये इक्वल होता है h1 डी यू H1 E1 के। ठीक है। जब हमने यूनिट वेक्टर कंप्यूट किए थे तो वहाँ पे हमने ये वेक्टर कंप्यूट किया था, तो ये वेक्टर इक्वल होता है H1 E1 के, और इसी तरह ये वाला वेक्टर इक्वल होता है H2 E2 के, और ये पार्शल आर बाय पार्शल u3 इक्वल होता है H3 E3 के। तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब देन द डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ इज डिफाइंड बाय डी एस स्क्र इक्वल टू डी आर वैक्टर डॉट डी आर। तो हमने जो डिफरेंशियल डी आर आर वैक्टर का डिफरेंशियल कंप्यूट किया है, अगर हम उसकी उसी अपने वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये हमें आर्क लेंथ प्रोवाइड करता है। तो डी आर ये वेक्टर है, यहाँ पर E1 E2 E3 हम इनको ट्रीट करेंगे जिस तरह हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई जे के को ट्रीट करते हैं, क्योंकि अब ये भी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये एज अ वेक्टर इसके जो हैं यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं। जिस तरह एक्स वाई जी एक्सिस में आई जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में शो करता है, वाई जो है सॉरी जे जो है वो वाई की डायरेक्शन में, और के जो है वो जी की डायरेक्शन में। तो इसी तरह E1 यूनिट वेक्टर जो है वो U1 की डायरेक्शन में, E2 जो है वो U2 की डायरेक्शन में, और E3 जो है वो U3 की डायरेक्शन में। तो हमने इस वेक्टर का इसके अपने साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डी आर डॉट डी आर। तो जब हमने डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करनी है तो जिस तरह आई डॉट आई जो है वो 1 के इक्वल होता है, जे डॉट जे 1 के इक्वल होता है, और के डॉट के 1 के इक्वल होता है। तो इस ऑर्थोगोनल सिस्टम में भी हमारे पास E1 की डॉट प्रोडक्ट E1 के साथ 1 आएगी, E2 की E2 के साथ 1, और E3 की E3 के साथ 1। जिस तरह आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है इसी तरह। और जब हम आई डॉट जे कंप्यूट करते हैं वो 0 आता है, तो इसी तरह यहाँ पे E1 डॉट E2
इक्वल होगा E1 डॉट E3 इक्वल होगा E3 डॉट E2 जो कि 0 के इक्वल है। तो डिफरेंट की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो डॉट प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आता है, और सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट का आंसर 1 आता है। तो यहाँ पर हम ई वन के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो ये वाली टर्म आ जाएगी H1 du1। और जब E2 वाली को E2 वाली से करेंगे तो H2 स्केयर du2 स्केयर। और जब E3 वाली टर्म को E3 वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो H3 स्केयर du3 स्केयर। और जब हम इस टर्म को बाकी दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि E1 जब E2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेगा तो आंसर 0 देगा। फिर E1 जो है जब E3 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेगा तो ये आंसर 0 देगा। तो इसी तरह E2 की E1 के साथ 0 और E2 की E3 के साथ 0। तो सिर्फ E2 की E2 के साथ सर्वाइव करेगी, E3 की E3 के साथ सर्वाइव करेगी। अब जैसा कि हमें पता है कि अलोंग द कर्व U1 U2 और U3 एज अ कांस्टेंट ट्रीट होते हैं। तो इसका मतलब कि डिफरेंशियल ऑफ U2 और डिफरेंशियल ऑफ U3 जो है वो 0 होगा अलोंग कर्व U1। तो फिर ये दोनों कंपोनेंट 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास DS1 कंपोनेंट जो है वो आ जाएगा H1 du1। और इसी तरह जब हम U2 करेंगे तो U2 में U1 और U3 कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो उस केस में हमारे पास H2 du2 आ जाएगा। और तीसरे केस में DS3 कंपोनेंट जो है वो या एलिमेंट H3 du3 आ जाएगा। अब ये तीनों वेक्टर्स हैं, एक H1 E1 du1 है, एक H2 du E2 है, और तीसरा वेक्टर इसी तरह। तो अगर हम इन वेक्टर्स को देखें तो ये हमारे पास एक पैरेलल पाइप्ड की शक्ल बनाते हैं। ठीक है। तो अगर हमने पैरेलल पाइप्ड का एरिया फाइंड करना हो तो हमें पता है कि पैरेलल पाइप्ड का एरिया जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का तीन वेक्टर्स की वो हमें पैरेलल पाइप का वॉल्यूम मुहैया करती है। ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास अब ये तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये वाले एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट और ये तीसरा कंपोनेंट। तो अगर हम इनकी जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंप्यूट करें तो ये हमें इसका वॉल्यूम देगी। तो इसलिए जो वॉल्यूम कंपोनेंट है वो हम कंप्यूट करेंगे इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंप्यूट करनी है तो अब हमने पहले इनको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में E2 की E3 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है। और जब हम इसका मतलब कि बाकी यहाँ पे आ जाएगा H2 du2 और यहाँ से H3 du3 और E2 की E3 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो E1 आ जाएगी। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे तो E1 की डॉट प्रोडक्ट E1 के साथ 1। तो बाकी रह जाएगा आपका H1 du1 H2 du2 H3 du3। तो इनको तरतीब दे लें सिंपली H1 H2 H3 du1 du2 और du3। तो ये हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट आ गया। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्क लेंथ इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड डिटरमिन द corresponding स्केल फैक्टर्स। तो अब हमने ये कंप्यूट करने हैं स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ फाइंड करने हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमारे पास रो फाई और जी होता है, जिसमें एक्स जो है वो इक्वल होता है रो कॉज फाई के, वाई जो है वो रो साइन फाई के, और जी जो है वो जी ही कंसीडर करते हैं। तो आर वेक्टर हमें पता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करें, वाई की वैल्यू पुट करें और जी की वैल्यू पुट कर दें जी। तो अब हमने डिफरेंशियल कंप्यूट करना है, फिर उसका डिफरेंशियल के साथ ही डेरिवेटिव सॉरी डॉट प्रोडक्ट लेनी है। तो इसलिए पहले डी आर कंप्यूट किया है। तो डी आर कंप्यूट करने के लिए हमें क्या कंप्यूट करना है, आर वेक्टर का रो के साथ डेरिवेटिव। तो जब आर वेक्टर का रो से डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा cos फाई आई, और ये डी रो वैसे ही। ठीक है। फिर इसका जब रो से डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे तो आ जाएगा साइन फाई जे, और ये साथ डी फाई। और फिर हमने पार्शल आर बाय पार्शल फाई कंप्यूट करना है। तो आर वेक्टर का फाई के लिहाज से डेरिवेटिव, तो इस आर वेक्टर का फाई के लिहाज से डेरिवेटिव। जब फाई से डेरिवेटिव करेंगे तो cos फाई का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन फाई, और साइन फाई का डेरिवेटिव जो है वो cos फाई आ जाएगा।
और इसी तरह लास्ट पे हमने आर वेक्टर का जी से डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव जी के रिस्पेक्ट जीरो, इसका डेरिवेटिव जीरो, तो सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो है ये यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है वो वन आ जाएगा, और सिर्फ आपके पास ये डी जी आ जाएगा। अब डी आर को तरतीब लगा लें, आई वेक्टर आई कंपोनेंट वाले अलहदा कर लें, और जे कंपोनेंट वाले अलहदा कर लें, और के कंपोनेंट वाले अलहदा। तो अब डी आर वैक्टर की डी आर से हमने डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करनी है, जो पीछे फार्मूला अभी किया है उसके मुताबिक। तो जब इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस सेम वेक्टर की इसके साथ ही, तो आई डॉट आई वन हो जाएगा, तो इसका स्केयर आ जाएगा, फिर इस टर्म का स्केयर आ जाएगा, और फिर डी जी स्केयर आ जाएगा। अब स्केयर ओपन करें ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला लगा के, तो पहली टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर माइनस टू ए बी, तो टू के साथ ये सारी वैल्यूज लिख देंगे। और इसी तरह जब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर और प्लस टू ए बी, और ये प्लस डी सी स्केयर वैसे ही। ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और जब इन दोनों में से कॉमन आएगा रो स्केयर, सॉरी इसमें से और आप इसमें से आप डी रो स्केयर कॉमन ले लें, तो बाकी रह जाएगा को स्केयर फाई और साइन स्केयर फाई, जो कि वन के इक्वल है। तो आपका सिर्फ डी रो स्केयर रह गया। और जब आप इस टर्म से और इस टर्म से रो स्केयर डी फाई स्केयर कॉमन लेंगे, तो बाकी रह जाएगा साइन स्केयर फाई प्लस को स्केयर फाई, तो वो भी वन के इक्वल होता है, और ये डी जी स्केयर आ गया। ठीक है। तो अब जो हमारे पास इनके कंपोनेंट्स आते हैं उनका अगर स्केयर रूट कर लें, तो ये हमारे पास स्केल फैक्टर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्क लेंथ कंप्यूट हो गए हैं। तो एच रो जहाँ पे वन के इक्वल है, यानी डी रो का जो कॉफिशेंट है वो वन है, डी फाई का जो कॉफिशेंट है वो रो, और डी जी का जो कॉफिशेंट है वो वन होगा। तो ये उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हैं, और ये हमारे स्केल फैक्टर्स हैं। तो उसके बाद है फाइंड द वॉल्यूम डी वी इन सिलेंड्रिकल स्फेरिकल एंड पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर जो है सिर्फ हाँ तीनों में कंप्यूट किया। तो सबसे पहले अगर हम सिलेंड्रिक में देखें, तो अभी हमने सिलेंड्रिक कोऑर्डिनेट में हमने देख डीवी का तो फार्मूला हमने पहले कंप्यूट किया, पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड में मेरे ख्याल में। ठीक है। और अभी हमने एच वन, एच टू और एच थ्री अभी कंप्यूट किए हैं यहाँ से, यानी एच रो, एच जी और एच फाई। तो इनकी ये वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है। एच वन की वैल्यू पुट करें, एच टू की वैल्यू और एच थ्री की वैल्यू पुट करें, और डी यू वन जो है, डी यू वन की जगह रो है, यू टू की जगह पे फाई है, और यू थ्री की जगह पे जी हमारा है, क्योंकि सिलेंड्रिकल में रो फाई और जी है ना, रो फाई और जी। तो यू वन की जगह पे रो, यू टू की जगह पे फाई, और यू थ्री की जगह पे जी यूज हो रहा है। तो इनकी जस्ट वैल्यूज पुट कर दें स्केल फैक्टर्स की, और डी यू वन, डी यू टू, डी यू थ्री की। और इसी तरह जब हमने स्फेरिकल में करना है, तो स्फेरिकल में ये मैंने पिछले लेक्चर में ना ये स्केल फैक्टर कंप्यूट करवाए थे स्फेरिकल के। तो एच वन वन आता था, एच टू आर था, एच थ्री जो है वो आर साइन थीटा है। तो ये पिछले लेक्चर में मैंने कंप्यूट करवाए थे स्केल फैक्टर्स। तो इनकी वैल्यूज इधर पुट कर दें। ठीक है। और इसमें यू वन की जगह पे आर, और यू टू की जगह पे थीटा, और यू थ्री की जगह पे फाई, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट हैं वो आर थीटा और फाई होते हैं। ठीक है। और इसी तरह पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स में ये भी मेरे ख्याल में शायद कंप्यूट मैंने पिछले लेक्चर में किए हैं, एच वन, एच टू और एच थ्री। तो इन एच वन, एच टू, एच थ्री की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, यू वन की जगह पे यू, यू टू की जगह पे वी, और यू थ्री की जगह पे जी पुट कर दें, तो ये आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद एक और डेफिनेशन है एरिया एलिमेंट की, या एलिमेंट्स ऑफ एरिया। तो अगर आपको याद हो तो आपने क्या नाम एफएससी में भी आपने, या वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, ये हमारा अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसका जो एरिया आता है, तो इसका एरिया होता है ए क्रॉस बी
तो इनकी मैग्नीट्यूड अगर कंप्यूट कर लें, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया हम कैसे कंप्यूट करते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करें तो हमें वॉल्यूम देता है। तो इसलिए हमने जब दो कंपोनेंट्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मैग्नीट्यूड कंप्यूट करेंगे तो वो हमें एलिमेंट्स ऑफ एरिया देगा। तो जब डी ए वन निकालना है तो एच टू और एच थ्री को करना है, ठीक है। और जब ए टू कंप्यूट करना है तो एच वन और एच थ्री वाला करना है। और जब हमने डी ए थ्री फाइंड करना है तो एच वन और एच टू वाले की क्रॉस प्रोडक्ट लेकर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये हमें एलिमेंट्स ऑफ एरिया देगा। ओके, थैंक यू।